Welcome all of you. So starting our ratio analysis series, today we will be discussing the meaning and example of various liquidity ratio. So before discussing various types of liquidity ratio, let us understand the meaning of liquidity first. So the term liquidity basically stands for short term solvency. अब short term solvency का meaning क्या है? It's basically the ability of the organization to pay off its short term liabilities. Means ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टाइम पीरियड में मीन लेस देन 1 ईयर में, जैसे ही करंट लाइबिलिटीज जिन्हें आप बोलते हो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को, जब भी वो अराइज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेबल है उन्हें पे ऑफ करने की. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बैंक लोन वापस मांगने आ जाता है तो क्या आपके पास उतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि आप उस बैंक का लोन वापस रिटर्न कर पाओ. तो वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी रेशियो. मींस ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल होने चाहिए अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की जब वो अराइज हो. ये जरूरी क्यों है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज टाइमली पे करे? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन अगर कैपेबल नहीं होती शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की तो उसकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है, और जिससे क्या होता है क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो जाती है. क्रेडिबिलिटी मींस बहुत सारी इंडिया में कंपनीज है जो कंपनीज को रेट करती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल क्रिसिल. तो ये रेटिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन को बैंक लोन लेने में या जब शेयर इशू होते हैं तो शेयर इशू जब कंपनी करती है तो शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने में बहुत हेल्पफुल होती है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट रेटिंग लो है तो मींस रिस्क ज्यादा है, और उस रिस्क की ऑर्गेनाइजेशन में ना तो बैंक लोन देने में इंटरेस्टेड होती है, ना ही जो जनरल पब्लिक होती है उसके शेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड होती है. तो उनके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं. वो ना तो बैंक फॉर्मल सेक्टर को यूज कर पाती है और उन्हें कहीं ना कहीं इनफॉर्मली किसी से उधार पैसे लेकर करने पड़ते हैं. तो इसीलिए ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करती है. और अगर ये परसिस्टेंट होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली आप डिफॉल्ट पे रहते हो, मींस आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे हो, क्रेडिटर्स को जब वो मनी डिमांड कर रहे हैं आप उन्हें पे ऑफ नहीं कर पा रहे, बैंक का लोन नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर है कमर्शियल बैंक्रप्सी का, जैसे किंगफिशर के साथ हुआ था. तो कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, बाद में बैंक लोन नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं बाद में क्या हुआ, किंगफिशर को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी. इसलिए लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंडिकेट करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. यहाँ पर तो हमने बात की थी लैक ऑफ लिक्विडिटी की, जो एक अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है तो उसको क्या हार्म हो सकता है. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस लिक्विडिटी रखनी चाहिए. बिकॉज अगर आप अपने फंड्स एक्सेस लिक्विडिटी रखने का मीनिंग है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उन्हें वाइजली यूज नहीं कर रहे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, और रादर उसे आप बस कैश अपने पास रख के बैठे हो. तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से अर्न करोगे? तो एक्सेस लिक्विडिटी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, और लैक ऑफ लिक्विडिटी से आपको जो है कमर्शियल बैंक्रप्सी के चांसेस हो जाते हैं. तो दोनों ही केसेस में हमें ध्यान रखना होता है कि ना तो हमारे पास लैक हो लिक्विडिटी का और ना ही हमारे पास एक्सेस में अवेलेबल हो. ये जो एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी की या लैक ऑफ लिक्विडिटी की क्लासिक एग्जांपल है टीसीएस और इन्फोसिस. इन्फोसिस जो है पहले बहुत लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, नंबर 1 आईटी कंपनी थी इंडिया की, बट बाद में जब एन चंद्रशेखरन आए टीसीएस में तो टीसीएस काफी आगे निकल गई और इन्फोसिस बहुत पीछे रह गई. उसका मेन रीजन था इन्फोसिस की कंजर्वेटिज्म अप्रोच. कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मीनिंग है कि इन्फोसिस जो थी बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करती थी और अपने पास उसके पास बैलेंस शीट में कैश जो था वो ज्यादा अवेलेबल था. बट ऑन द अदर हैंड टीसीएस ने बहुत स्मार्टली मूव किए और उसने अपनी लिक्विडिटी अपने पास एक्सेस लिक्विडिटी नहीं रखी और अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी और इसीलिए वो इन्फोसिस से बहुत आगे निकल गई. ऑन द अदर हैंड इन्फोसिस जो थी जिसके पास कैश अवेलेबल होते हुए भी वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाई थी क्योंकि उन्होंने अपने कैश को बहुत वाइजली यूज नहीं किया था. आप अभी भी फ्रॉम
2002 टू 2012 अगर बैलेंस शीट इन्फोसिस की चेक करो तो उसके पास कैश का बैलेंस बहुत ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द टीसीएस। तो अब यहीं से अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो होती है, और लास्ट आ जाती है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो या नेट वर्किंग कैपिटल। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू असेस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रेशियो है हमें आंसर देती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ करंट एसेट्स हैं कि वो जैसे जैसे उसकी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट शेड्यूल्ड, आई मीन फर्स्ट को पे करना है, 15th को करना है, ये एक शेड्यूल होता है जिस जिस डेट को आपको पेमेंट करनी। तो क्या करंट लाइबिलिटीज की शेड्यूल पेमेंट करने के लिए क्या उसके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं विद ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास से फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, तो क्या उसके पास करंट एसेट 10,000 के हैं, क्या उससे ज्यादा करंट एसेट्स हैं। वैल्यूएशन जो है करंट एसेट्स की वो इस रेशियो से हमें पता चलता है। अब आगे इस करंट रेशियो जो है ये बेसिकली टोटल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की रेशियो मींस करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से आप डिवाइडेड कर दोगे टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लाइबिलिटीज के साथ, तो हमारे पास करंट रेशियो आ जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। करंट एसेट्स अगर किसी को डाउट है तो करंट एसेट्स बेसिकली वो एसेट होते हैं जो लेस देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, लोन एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं। जबकि करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आपके आगे, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने बैंक या किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, कैश क्रेडिट आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए आप जो प्रोविजन क्रिएट करते हो वो आ गई, प्रपोज डिविडेंड इसलिए करंट लाइबिलिटी होता है क्योंकि आप जैसे ही आप डिक्लेयर कर देते हो डिविडेंड तो उतना डिविडेंड पे करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड आ गया। अनक्लेम डिविडेंड आ गया, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन किसी भी शेयर होल्डर ने वो क्लेम नहीं किया, बट फ्यूचर में आपको वो पे करना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज ए करंट लाइबिलिटी। और अदर देन दिस अगर कोई और करंट लाइबिलिटी है जो शॉर्ट टाइम पीरियड में स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो एग्जिस्ट करती है वो सारी लाइबिलिटीज आपने इंक्लूड करनी है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, आपको करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट दिए हैं और करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी है। इसमें से आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए करंट एसेट्स कौन से और करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर स्टॉक एक करंट एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, कैश बैलेंस है करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे जो है आपके पास करंट एसेट्स आ जाते हैं। जबकि लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल ये दोनों ही करंट एसेट्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट है और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो ये दोनों ही नहीं आएंगे करंट रेशियो कैलकुलेट करने हुए। अब करंट लाइबिलिटीज आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, टैक्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। डिबेंचर्स जो है लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज होते हैं इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपने कैलकुलेट करने के लिए इन सबका टोटल कर देना है। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपीज और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो अब इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे तो यहाँ पर करंट रेशियो क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज मींस 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज। तो ये हमारे पास 2:1 का करंट रेशियो आ जाती है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें, इसका मीनिंग क्या हुआ 2:1 जो आई मीन्स आपकी 1 रुपया जो करंट लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास डबल 2 रुपीज अवेलेबल है। तो इट सिंपली इंडिकेट्स वेदर रुपी ऑफ करंट एसेट्स इज अवेलेबल फॉर हाउ मच रुपी ऑफ करंट एसेट्स इज अवेलेबल फॉर ईच रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी। जैसे हमारे केस में 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए 2 रुपीज के करंट एसेट्स अवेलेबल है। एंड जनरली 2:1 की जो रेशियो है वो कंसीडर की जाती है बेस्ट।
और नॉर्मली यही नॉर्म होता है 2:1 का। इसका लॉजिक क्या है डबल लेने का? वो लॉजिक ये है कि अगर आपके 50% ऑफ द करंट एसेट्स भी डिक्लाइन हो जाते हैं, स्टिल ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट होंगे। ये 50% ड्रॉप आउट हम क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज करंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जब हम उन्हें बेचने जाते हैं तो वो नहीं आते। जैसे स्टॉक है, स्टॉक जो है जब आप कैश में कन्वर्ट करने जाते हो, पे ऑफ करने जाते हो, तो नॉर्मली 60,000 अगर इसकी वैल्यू है तो आपको 60,000 नहीं फैच होगी। ये लिक्विड एसेट्स उतना नहीं होता है, आपको सेम वैल्यू नहीं मिलती। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारे लिए एक एसेट्स तो है, लेकिन इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि आपका जो रेंट था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर में पे करना था, अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा, आपने एडवांस में पे कर दिया, बट इसका कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये जो होते हैं कई बार कैश में नहीं कन्वर्ट होते, तो हम इसलिए 50% एक मार्जिन लेकर चलते हैं कि अगर जितने आपके पास करंट एसेट अगर वो हाफ भी हो जाए तो क्या तब भी आपके पास सफिशिएंट मनी है टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज। रैशनल क्या था डबल लेने का? बेसिकली इसका मीनिंग क्या निकला कि करंट रेशियो से हमें पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। और हायर करंट रेशियो जो होती है, जैसे 2:1, अगर यही 2.5:1 होती, 3:1 होती, तो जितनी ज्यादा करंट रेशियो है उसका मीनिंग है उसके पास उतने ज्यादा अवेलेबल है। यही अगर आपकी करंट रेशियो ये सपोज 3 लाख आते तो 3 लाख अगर होते डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये 3:1 आ जाती। मींस 1 रुपए के लिए आपके पास 3 रुपए के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। तो जितनी ज्यादा ये होती है उतनी ज्यादा सेफ्टी ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन रहती है। क्रेडिटर अपने आप को उतना ही सिक्योर मानते हैं, बैंक को उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म लोन पे कर पाएगी। बट यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि अगर आपकी ज्यादा करंट रेशियो आ रही है, 5:1 है, 10:1 है, तो वो एक इंडिकेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और ये एक इंडिकेटर हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेस में इन्वेंट्री परचेज कर ली है या फिर उसकी पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट है। मींस आपने जिन लोगों को डेटर से मनी रिसीव करनी थी उनसे आप रिसीव ही नहीं कर रहे अननेसेसरी। और या फिर ये एक इंडिकेटर है कि आप अपनी बोरिंग कैपेसिटी, आपकी करंट लायबिलिटीज ही बहुत कम है, तो उसके कारण से करंट रेशियो बहुत ज्यादा आ रही है। मीन आप अपनी बोरिंग कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं करें, तो करंट रेशियो जो है इसीलिए 2:1 का नॉर्म कंसीडर किया गया है। अगर आपकी बहुत हाई करंट रेशियो है तब भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेटर नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर एक्सेस लिक्विडिटी से आपको 20,000 की इन्वेंट्री चाहिए बट आप 20 लाख की इन्वेंट्री रख लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी अपने फंड्स ब्लॉक कर रहे हो। तो इसीलिए वो एक पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इंडिकेटर है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसीलिए हायर करंट रेशियो जो होती है वो भी बेटर नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी करंट रेशियो की प्रॉब्लम्स को देखते हुए और स्ट्रिंजेंट हम हो गए और एक और मेजर निकला लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर करने का, विच इज नोन एज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ये थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है करंट रेशियो की। इसमें हम क्या आंसर करती है कि अगर आपके पास सेल्स रेवेन्यू नहीं आ रही, मींस कैश में नहीं आ रहा है, तो क्या स्टिल ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट ऑब्लिगेशन को पे कर पाए। तो इसमें हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी की रेशियो है। क्विक एसेट्स जो होते हैं बेसिकली क्विक एसेट्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिम्यूनिशिंग ऑफ वैल्यू। मीन्स उनकी वैल्यू डिक्लाइन किए बिना आप जितनी उनकी वैल्यू है सेम वैल्यू फैच कर लेते हो व्हाइल कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है कैश और नियर कैश एसेट्स। और यू कैन से दैट हम इसमें से आपके इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को एक्सक्लूड कर दें अगर करंट एसेट्स से, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। मींस इसमें क्या क्या आ गया, कैश आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स आ गए आपके, डेटर्स आ गए आपके, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो आ गई,
इनको हम कंसिडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर क्विक एसेट रेशियो। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपको कुछ भी नहीं फेच करते, आपने एडवांस में पे किया तो उसको तो लेस करना ऑब्वियस है। और इन्वेंट्री हम इसलिए लेस करें बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपकी जो इन्वेंट्री है वो उतनी लिक्विड एसेट नहीं है कि इमीडिएटली आपको वैल्यू फेच करते हो, और इसको अगर हम कन्वर्ट भी करते हैं तो उसकी लॉस ऑफ वैल्यू होती है। विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है क्विक एसेट टेस्ट रेशियो में ये दोनों चीजें एक्सक्लूड कर देते हैं। नाउ वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हो, तो इस केस में जब आप करंट एसेट्स थे जो आपके 2 लाख में, 2 लाख में से एक तरह से अब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री ये 70,000 रुपीज अगर लेस कर दो तो आपके पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं, दैट इज 1,30,000 रुपीज। और आपके पास लाइबिलिटीज जो है वो सेम रहेंगी। लाइबिलिटीज हम इसलिए नहीं एक्सक्लूड करते कि लाइबिलिटीज तो कभी भी वैल्यू डिक्लाइन नहीं करती, आपको पे ऑफ करनी पड़ेंगी। क्रेडिटर अगर 25,000 है वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको 25,000 ड्यू है तो 20,000 कर देगा। लाइबिलिटीज की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए इनके लिए जितने भी आपकी रेशियो है, चाहे क्विक है एब्सोल्यूट है, उसमें करंट लाइबिलिटीज का टोटल सेम रहेगा, सिर्फ आपके एसेट्स की फॉर्म चेंज होगी। करंट एसेट्स से हम क्विक एसेट्स में आ गए, तो इस केस में आपकी 1,30,000 आ गई क्विक एसेट्स। इसको आप डिवाइड कर दो जो आपकी 1 लाख रुपीस की करंट लाइबिलिटीज थी, तो आपके पास क्विक रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड एब्सोल्यूट एसिड टेस्ट रेशियो भी आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गई 1.3:1। इस केस में जो है लिक्विडिटी क्विक रेशियो के केस में हमारे जो इंटरप्रिटेशन है, इस केस में ये और रिग्रेस मेजर हो गया क्योंकि हमने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते उसको एक्सक्लूड कर दिया। और जनरली ये जो है 1:1 की कंसीडर होती है, मीन जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उतने ही करंट एसेट्स होने चाहिए। तो इस प्रीवियस एग्जांपल में हमारी 1.3 आ रही थी, 1.3:1 मीन्स हम बेटर पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन है, इनकी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन है। ये आपका 1:1 इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका जो नॉन लिक्विड एसेट्स है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमने एक्सक्लूड कर दिए। तो एक तरह से हमारे पास जितनी वैल्यू एसेट्स हैं वो हमें सेम वैल्यू फेच करके देंगे और वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो इसीलिए हम इसको 1:1 रेशियो। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको जब हम साइमल्टेनियसली क्विक रेशियो और आपके करंट रेशियो को स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी में इन्वेंट्री का कितना रोल है। एंड सेकेंड थिंग, और 1:1 इसलिए भी कंसिडर करते हैं क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटी जितनी भी होती हैं वो सेम टाइम पे अराइज नहीं होती, उनमें भी एक गैप होता है, वो एक शेड्यूल फॉर्म में आती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सभी के सभी क्रेडिटर्स एक साथ आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो पोजीशन है, मैनेजर CFO जो है आपका फाइनेंस ऑफिसर, वो लिक्विडिटी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाती है इससे भी स्ट्रिंजेंट, जो आपकी क्विक रेशियो थी उससे भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम सिर्फ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी को कंसीडर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी का मीनिंग है जस्ट हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कंसीडर करेंगे और आपकी करंट लाइबिलिटी सेम रहेंगी। रेस्ट आपके डेटर्स को भी नहीं हम एक्सक्लूड करें बिकॉज डेटर्स में भी बैड डेट्स होने के चांसेस हैं। तो बैड डेट्स हो गए और डेटर्स आपके इमीडिएटली आप बैंक के पास भी बिल डिस्काउंट करवाने जाते हो तो वो सेम वैल्यू नहीं फिक्स करते, बैंक भी अपने कमीशन और अदर चार्जेस डिडक्ट करके आपको बिल को डिस्काउंट करके देता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट लिक्विडिटी के केस में आप कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कंसीडर करते हो और इसको करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आ जाती है। तो इसी एग्जांपल में हमारी जो सिंपली हमें कैश बैलेंस ही दिया हुआ है 30,000, बाकी और हमारे पास कोई और करंट एसेट्स नहीं है, कैश एट बैंक नहीं गिवन है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी नहीं गिवन है। इसको आप करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपीज से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी रेशियो। तो इस केस में
आपकी जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है ये 0.5:1 की बेटर कंसीडर किए। मीन अगर आपके पास जितनी आपकी लायबिलिटीज है उसका हाफ भी अवेलेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन की बेटर पोजीशन है, बिकॉज इसका मीनिंग ये है कि 2 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 1 रुपीज के एब्सोल्यूट लिक्विडिटी और लिक्विड एसेट और कैश अवेलेबल है। और 50% इसलिए भी बेटर है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया सारे के सारे क्रेडिटर्स एक साथ नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो आपके डेटर्स हैं और इन्वेंट्रीज है उनको अगर हम सेल ऑफ करेंगे तो उनसे भी कुछ कैश रियलाइज होगा, जिससे आपका कैश आप बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसको 50% 0.5:1 की जो नॉर्म है वो कंसीडर किया जाता है बेटर। नेक्स्ट आ जाती है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मीन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कितने ज्यादा एक्सेस है, और ये बेसिकली मेजर है कैश फ्लो का रादर देन ए रेशियो। ये जो आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है नेट वर्किंग कैपिटल, और ये जो बेसिकली होता है इट्स नॉट ए रेशियो, इट्स बेसिकली ए नंबर, और जिसे बैंक बेसिकली यूज करते हैं टू असेस द कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन। उन्हें नेट वर्किंग कैपिटल से इंडिकेट, अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो मीन करंट लायबिलिटी से ज्यादा आपके पास करंट एसेट्स है, जो कि एक अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नेटवर्किंग कैपिटल होगी, उतनी लिक्विडिटी वो कंसीडर करते हैं बैंक। और अगर आपकी ये नेटवर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रही है, मींस आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है, करंट एसेट्स कम, तो इट इज ए फर्स्ट साइन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी पिछली एग्जांपल में नेटवर्किंग कैपिटल NWC आ जाएगी। करंट एसेट्स आपके पास थे 2 लाख के, इसमें से 1 लाख रुपीस की आपकी लायबिलिटीज लेस कर दें तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है 1 लाख रुपीस का आ जाएगा। कंटिन्यूइंग अवर प्रीवियस एग्जांपल, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो बेसिकली एक नंबर होता है जिसे बैंक एक ग्लांस में हमें आइडिया निकल जाता है। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, अगर ये नेगेटिव है नेट वर्किंग कैपिटल तो इमीडिएट ये इंडिकेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन बेटर नहीं है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो लिक्विडिटी रेशियो जो होती है बेसिकली, चाहे आपकी करंट रेशियो थी, क्विक रेशियो थी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो हो गया, इनसे जो चाहे हम बैंक में लोन लें या किसी से भी लोन लेते हो, जब आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हो तो उसको इन रेशियो से इंडिकेटर लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेबल है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने की, करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करने की। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर जिसे हम यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमन रेशियो जो यूज होती है वो लिक्विडिटी रेशियो ही होती है। होप आपको इसका मीनिंग, इंटरप्रिटेशन और क्यों इसको 2:1 है वो, और क्विक रेशियो क्यों 1:1 है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी 0.5:1 का क्यों नॉर्म है, वो आपको क्लियर हो गया हो। इन केस आपको कोई डाउट है, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट आवर वीडियोस। और अगर आप चाहते हो कि हम स्पेसिफिक आपकी रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो बनाएं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, वो एक मोटिवेशन एक्ट करते हैं टू प्रिपेयर मोर वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।